नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं जिनको बहुत सारे यूट्यूबर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट समझ के छोड़ देते हैं और उनको डिस्कस नहीं करते। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी TGT PGT इंग्लिश प्रिपरेशन 2020 के लिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और लिटरेरी आर्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद में आप इसे आसानी से समझ जाएंगे और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमारा जो स्पेशल फीचर है वो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। क्या है? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। और इसके साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी आर्ट्स को। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और लिटरेरी आर्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज के जो टॉपिक हैं वो हैं हमारे, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है मोनोलॉग, इसके बाद में सोलिलोक्वी, इसके बाद में ड्रामेटिक मोनोलॉग और उसके बाद में असाइड, इसके बाद में है इंटीरियर मोनोलॉग और एसे एंड टाइप्स ऑफ एसे। तो चलिए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं शुरू से। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूं मैं कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक टोटल ऑफ जितनी भी एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें इंग्लिश लिटरेचर आता है उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो शुरू कर देते हैं हम अपने टॉपिक को। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि जैसे हमने दिया है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और लिटरेरी आर्ट्स, तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ लिटरेरी। लिटरेरी क्या होता है? व्हाट इज लिटरेरी टर्म्स। मैंने यहाँ पे आर्ट लिख दिया है, इसकी जगह पे हम टर्म्स भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, आर्ट को हम टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो व्हाट डज मीन्स लिटरेरी। लिटरेरी मीन्स होता क्या है? लिटरेरी मीन्स दैट डील्स विद द लिटरेचर और लिटरेरी मीन्स समथिंग एल्स। क्या ये लिटरेचर से संबंधित है या किसी और चीज़ से संबंधित है? तो लिटरेरी होता क्या है, इस पर फोकस करने जा रहे हैं आज हम। और आज की जो क्लास के टॉपिक है वो मोनोलॉग, असाइड, सोलिलोक्वी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग, एसे और टाइप्स ऑफ एसे एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर द टॉपिक ऑफ टुडे। तो ये सब क्या होते हैं और इनके जो पार्टिशनर हैं, यानी कि जिन्होंने इनको प्रतिपादित किया था, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और भी कौन कौन से राइटर हैं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब हैं, जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज के टॉपिक में हम इन सब की जानकारी देंगे और डिस्कस करेंगे बहुत ही बारीकी से। तो चलिए कम टू द पॉइंट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोनोलॉग की। इसकी बात करते हैं मोनोलॉग की, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। देखिए ये सबसे पहले बात करते हैं मोनोलॉग की कि मोनोलॉग आखिर क्या होता है। वैसे तो लगभग ये सभी को पता होगा कि मोनोलॉग क्या होता है, और कम से कम उनको तो पता ही होगा जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से MA किया है या थोड़ा सा भी सीरियसली इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा है। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए मोनोलॉग पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मोनो जो वर्ड है ये आपका बना है 2 शब्दों से। एक बना है मोनो, देखिए मोनो, और दूसरा जो शब्द है इसमें बना है लोग। ओके, तो ये जो 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में जो मतलब है वो क्या है, इसके बारे में हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। देखिए 2 शब्द मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। एक लोग, एक है लोग LOG, और एक दे रहा हूँ मैं लोक LOQ। अब इन दोनों का जो मतलब है वो मतलब है टू स्पीक। क्या है? टू स्पीक, यानी कि बोलना। और ये दोनों जो वर्ड्स हैं लोग और लोक, ये दोनों ही कैसे हैं? रूट वर्ड हैं। दीज आर द रूट वर्ड्स, दीज आर द रूट वर्ड्स। रूट और वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जिन वर्ड्स से हम कोई दूसरे शब्द की रचना करते हैं, जिन शब्दों से हम किसी दूसरे शब्द को बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट वर्ड्स। और मोस्टली जितने भी वर्ड्स हैं उनमें कोई न कोई रूट वर्ड्स अवश्य होता है, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो विदाउट रूट वर्ड्स के क्रिएट किया जा सके। तो इन्हीं रूट वर्ड्स से हमारे बहुत सारे शब्द बने हैं, बहुत सारे टॉपिक बने हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन्हीं पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं।
अब बोलना क्या होता है और कहाँ पर ये बोला जाता है, क्या यूज होता है, इन्हें समझने से पहले हमें दोनों रूट वर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, जिनकी मदद से दूसरे नए शब्दों का निर्माण होता है। हर शब्द का कोई ना कोई रूट वर्ड जरूर होता है। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ग्रीक से आए हैं और कुछ लैटिन लैंग्वेज से आए हैं और कुछ जो है वो इंडिया से आए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं, कुछ जर्मन से लिए गए हैं, तो उनको इनका रूट वर्ड कहा जाता है। इसी तरीके से ये जो वर्ड हैं लोगोस और लोग, ये दोनों ही क्या हैं, ये रूट वर्ड्स हैं। इनसे हमारे नए नए शब्द बनते हैं और दोनों का ही जो मतलब है वो है टू स्पीक। तो बात कर लेते हैं हम इन पे अच्छे तरीके से। अब एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इनसे जो सबसे पहले एक शब्द बनता है उस शब्द को हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। इस शब्द को कहते हैं डायलॉग। क्या कहते हैं? डायलॉग। डायलॉग के बारे में तो सभी ने सुना होगा कि डायलॉग क्या होता है। तो डायलॉग जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डाई और दूसरा लोग। जहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। डाई का मतलब होता है टू। क्या होता है? टू। और लोग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, लोग का मतलब होता है टू स्पीक। क्या होता है? टू स्पीक मतलब बोलना, यानी दो लोगों के द्वारा बोला जाने वाला, ये होता है डायलॉग। ओके, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मैंने लिख के भी रखा है आपके लिए। तो डायलॉग का जो मतलब है वो है स्पीकिंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, बोथ पर्सन आर एक्टिव एंड रिप्लाई टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि डायलॉग जो है वो एक ऐसी कन्वर्सेशन है जिसमें दो लोग होते हैं और दोनों ही एक्टिव होते हैं, वो एक दूसरे की बातों का आंसर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं हम, जो शब्द और भी अच्छा है। दूसरा जो शब्द है वो बना है मोनोलॉग। क्या है? मोनोलॉग। मोनो का मतलब क्या होता है? देखिए मोनो भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और लोग। मोनो और लोग। अब मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, यानी कि एक। और इसके बाद में लोग, इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका मतलब होता है टू स्पीक। कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब है टू स्पीक। अब सिंगल और प्लस टू स्पीक यानी सिंगल बोलना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि when a single person speak single person's speech and no other person reply to him or her, यानी इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलता है, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलता है, एक ही व्यक्ति की ये स्पीच होती है और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता है। दिस इज द मोनोलॉग। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मोनोलॉग भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। देखिए हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, जो भी चीज़ें हमने बताई हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं हम उनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पर पहुँच जाएंगे। एक बहुत अच्छा शब्द आया है लोकेशस। ये क्या है? लोकेशस। अब लोकेशस में देखिए क्या क्या है। लोकेशस में एक तो है लॉक, और लॉक के बाद में इसको जोड़ा गया है लोकेशस से, यानी कि UACIOUS। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि लॉक और लॉग दोनों का मतलब ही होता है टू स्पीक। तो इस लॉग का जो मतलब है वो है टू और स्पीक, यानी कि बोलना। ओके, टू स्पीक। तो अब अगर ऐसा शब्द आ जाए जिसे लोग या लॉग, जिसे लोग या लॉग हो, तो सोचना कि ये कोई ऐसा शब्द होगा जिसका मतलब बोलने से ही होगा, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट तो है नहीं है जिसके लिए लॉग का मतलब टेबल से लगा लिया जाए। तो इसका मतलब होता है द पर्सन हु स्पीक टू मच। क्या होता है? द पर्सन हु स्पीक टू मच। और द पर्सन हु स्पीक टू मच को हम एक और शब्द से यानी संदर्भित कर देते हैं, जिसको कहते हैं टॉकेटिव। क्या कहते हैं? टॉकेटिव, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बाचाल। तो आई थिंक आपको ये शब्द भी समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में इस शब्द को कहीं पर भी देख लेंगे तो आसानी से इसको कर लेंगे। ओके, इसके बाद में एक शब्द और है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो शब्द है आपका सोलिलिकी। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सोलिलिकी। सोलिलिकी का क्या मतलब है? सोलिलिकी भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सोली बना है हमारा सिंगल।
शॉली बना है हमारा सोलो से, सोलो से शॉली, और शॉली का मतलब होता है सिंगल। शॉली का मतलब क्या होता है? सिंगल, और सिंगल का मतलब होता है एक। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। अब इसके बाद में जो दूसरा इसका जो वर्ड है साथ में जिसे जोड़ दिया गया है वो क्या है? लॉक, LOQEE। लॉक से बना है लॉकी, और इसका मतलब क्या होता है? टू स्पीक, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी। तो अब देख लेते हैं, ये हो गया सिंगल और ये हो गया है स्पीक, मतलब सिंगल स्पीच। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि इसका जो बोलने वाला होता है वो सिंगल होता है, वन मैन स्पीच। इसको हम बोल सकते हैं वन मैन स्पीच या सोलो स्पीच, जिसमें व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है, खुद से बात करता है, सोलो से बात करता है, अकेले ही अकेले बात करता है, किसी दूसरे से बात नहीं करता, और इसकी जो बात है वो किसी को सुनाई नहीं देती। तो दिस इज द मीन्स ऑफ सोलेलिकी। इसके बाद में एक बहुत अच्छा टर्म आया है, उसके बारे में भी देख लीजिए। ये टर्म भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है आपके सामने ये दिया गया है ग्रैंडिलोकेट। क्या दिया गया है? ग्रैंडिलोकेट। अब ग्रैंडिलोकेट का जो मतलब है वो क्या है? ग्रैंडिलोकेट का मतलब देखिए, ग्रैंडिलोकेट हमारा जो बना है वो दो शब्दों से मिलके बना है। एक है ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, वेरी बिग, वेरी और बिग। ओके, इसके बाद में आया है लॉकेट। लॉकेट बना है हमारा लॉक से, लॉक से क्या बना है? लॉकेट। लॉक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉक का मतलब होता है टू स्पीक। क्या होता है? टू स्पीक। अब देखिए यहाँ पे जो बात सामने निकल के आती है वो होगी वेरी बिग और टू स्पीक, यानी बहुत बड़ा बोलना। क्या है? बहुत बड़ा बोलना। तो मैंने यहाँ इसको डिफाइन किया है, द पर्सन हु स्पीक्स बिगेस्ट और हायर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा बोलता हो, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता हो। ओके, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, कहने का मतलब इसका जो आंसर हुआ वो हो गया बड़ी बड़ी बातें करने वाला। बड़ी बड़ी, एक सेकंड, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया बड़ी बड़ी बातें करने वाला। मैं लिख देता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। ओके, ग्रैंडिलोकेट। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है तो आप इसको आसानी से कर दोगे, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला होता है। इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है, अगला टर्म है, वो देखिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। मैग्नीलोकेट, मैग्नीलोकेंट। मैग्नी का मतलब क्या होता है? यहाँ देख लेते हैं। मैग्नी का मतलब होता है मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, मतलब बड़ा चढ़ाकर बढ़ाना या चढ़ाना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, बढ़ा देना। ओके, इसके बाद में लोकेट का मतलब तो वही आ गया टू स्पीक। क्या हो गया? टू स्पीक, यानी कि बोलना। तो अब यहाँ पे जो बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि बढ़ा कर बोल देना, यानी कि हाई स्पीच में बोल देना। उसको बहुत छोटी चीज़ हो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, यानी कि बूस्ट कर देना। टू स्पीक हाईली एडिंग समथिंग बिग इन एनीथिंग। कोई चीज़ छोटी मोटी हो, उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो और उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया जाए तो वो कहलाता है मैग्नीलोकेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद में ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले टर्म के बारे में। तो इसका जो मीन्स है ये यही है कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करना या बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करने वाला। इसके बाद में बहुत अच्छा टर्म है एक और, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद में हम मेन टॉपिक पे आने वाले हैं अभी। अब हमारा जो 7वें नंबर का जो टर्म है वो है सोमनीलोकेंट। क्या है? सोमनीलोकेंट। देखिए सोमनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं सोमनी का मतलब क्या है। तो सोमनी का मतलब होता है स्लीप। क्या होता है? टू स्लीप। सोमनी का मतलब होता है टू स्लीप, यानी कि सोना, यानी नींद, सोना या नींद। और लोकेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है टू स्पीक। क्या होता है? टू स्पीक। अब यहाँ पे जो बात निकल के आती है वो होती है टू स्पीक इन स्लीप।
टू स्पीक इन स्लीप, यानी कि नींद में बोलना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नींद में बुड़बुड़ाने की आदत होती है, वो नींद में ही बदबुदाते रहते हैं और जो बगल में सो रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सोमनिलोक्वेंट का अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि टू स्पीक इन द स्लीप, टू स्पीक इन द स्लीप, टू स्पीक ड्यूरिंग द स्लीप, और द पर्सन हु स्पीक ड्यूरिंग द स्लीप इज कॉल्ड सोमनिलोकेटर। ओके, इसके बाद में अगला जो टर्म है वो लास्ट टर्म है, इसके बाद में हम मेन टॉपिक पे चलने वाले हैं। अगला टर्म है आपका इलेक्वेंट। क्या है? इलेक्वेंट। तो इलेक्वेंट का मतलब क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक शब्द है इलो और एक है क्वेंट, और जो लास्ट वाला जो पीछे वाला वर्ड है ये हर बार एक ही शब्द से बनता है, जिसका मतलब क्या है जो मैंने बता दिया है, लोक। ओके, तो इसमें क्या है कि प्रो, इलो का मतलब क्या है? प्रो। प्रो का मतलब बिगिनिंग, यानी कि सबसे पहले, और लोक का मतलब क्या है? बोलना। तो इस तरीके से इसका जो मतलब हुआ वो हो गया पहले बोलना। क्या हो गया? पहले बोलना। तो पहले बोलने का जो तात्पर्य है वो है रेफरेंस्ड इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में अगर कोई कैसा रिटन वर्क लिखा गया है, कोई बुक है वो लिखी गई है और उसके पहले अगर हम कुछ बोलते हैं तो उस पहले बोले गए पेज को हम क्या कहते हैं? तो उस पहले बोले गए पेज को हम बोलते हैं प्रोलॉग। क्या कहते हैं? प्रोलॉग, यानी इसको बोल सकते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका प्रस्तावना। अब चलते हैं हम अपने मुख्य टॉपिक के बारे में, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। देखिए, हमने जो अभी बताया था कि हम अपने आज के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और आपका सॉलिलिकी है, असाइड है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं कि मोनोलॉग का मतलब क्या होता है। देखिए, मोनोलॉग, जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि मोनो हमारा कितनी उससे मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है, मोनो और लोग, और इसका मतलब होता है अकेले बोलना। ओके, तो ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके विस्तृत तरीके से। अ मोनोलॉग इज अ स्पोकन बाय अ सिंगल कैरेक्टर या स्पीकर बट इज एड्रेस टू द अदर कैरेक्टर ऑन द स्टेज और स्क्रीन। कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि मोनोलॉग एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा बोली गई एक स्पीच होती है और जिसको ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है, यानी उस स्पीच को ऑडियंस सुन रहे होते हैं, या ऑडियंस सुन रहे होते हैं, या फिर स्टेज पे कोई और व्यक्ति बैठा हुआ होता है वो सुन रहा होता है। बट इसकी स्पीच का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देता, कोई भी इसकी स्पीच का रिप्लाई नहीं करता है, सिर्फ ये अकेले ही बोलता रहता है, दूसरा व्यक्ति इसमें ऐड नहीं होता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। फिर कहा गया है कि मोनोलॉग कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स मोनस एंड विच मीन्स अलोन। देखिए, अलोन मैंने अभी बताया था कि जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड्स में कोई ना कोई रूट वर्ड्स जरूर होता है। तो मोनोलॉग में जो ये वर्ड हैं ये आए हैं ग्रीक से, और मोनोज जो ग्रीक वर्ड है मोनोलॉग में, उसमें मोनोज का मतलब है वो है आपका अलोन। अलोन मतलब अकेला, और लोगोस का मतलब है वो है स्पीच, मतलब अकेली स्पीच। दैट मीन्स मोनोलॉग का मतलब होगा एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली स्पीच, जिसमें वो सिर्फ अकेला बोलता है और ऑडियंस को या स्टेज पर बैठे हुए लोगों को उसकी बातें सुनाई तो पड़ती हैं, लेकिन वे उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं। ये है इसका मतलब। इसके बाद में बात करते हैं थोड़ी सी और। द मोनोलॉग इज नॉट नेसेसरीली टू बिग और बिग। कहने का मतलब है इसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि ये बहुत बड़ी हो जाए या फिर बड़ी हो जाए। ये शॉर्ट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और लेंथी भी हो सकती है। कंडीशन कोई अप्लाई नहीं होती कि ये बहुत बड़ी स्पीच होगी, यानी ये कैसी भी हो सकती है लेकिन बहुत बड़ी नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में चलते हैं हम आपके जो सॉलिलिकी है इसके बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। देखिए, सॉलिलिकी, सॉलिलिकी का मतलब मैं समझा चुका हूँ। सॉलिलिकी, सॉलिलिकी में दो शब्द बने हैं, सोलो और लिकी। सोलो का मतलब होता है अकेला और लिकी का मतलब होता है बोलना। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इस सॉलिलिकी इज अ लॉन्ग स्पीच स्पोकन बाय अ सिंगल पर्सन और कैरेक्टर।
कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिलोक्वी जो है वो एक लंबी स्पीच है और इसको सिंगल पर्सन के द्वारा बोला जाता है, सिंगल कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद में दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी हर्ड एनी अदर कैरेक्टर और पर्सन इन द प्ले। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसकी जो स्पीच है इसको ड्रामा के अंतर्गत जो कंडीशन रखी गई है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुनेगा। यानी ये बोलेगा तो सामने ऑडियंस को बोलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ड्रामा में जो कैरेक्टर होंगे वो भले ही स्टेज पर होंगे लेकिन वो इसकी बातों को सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये अपने मन ही मन में बोल रहा है। लेकिन ऑडियंस को समझ में आ जाए कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसलिए इसको बोलता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन चाहे वो स्टेज पर हो या कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो इसकी बातों को सुन नहीं रहा। ओके, इसके बाद में देखिए, इफ समवन somehow is present on the stage during a soliloquy, अगर soliloquy चल रहा है, कैरेक्टर बोल रहा है soliloquy में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द ऑडियंस इज आस्क्ड टू सस्पेंडेड इट्स बिलीफ। सस्पेंडेड इट्स बिलीव का मतलब है कि ड्रामा में जो दिखाई दे रहा है आप सिर्फ उसी को देखिए और उसमें लॉजिक मत लगाइए। लॉजिक मत लगाइए का मतलब ये है कि सॉलिलोक्वी का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर है वो मन ही मन में बोलेगा, लेकिन अगर आप ये लॉजिक लगाओगे कि ये मन ही मन में तो नहीं बोल रहा है, इसकी आवाज़ तो हमें भी सुनाई पड़ रही है, तो ये सॉलिलोक्वी कहाँ से हुआ। तो उसकी आवाज़ आपको सिर्फ इसलिए सुनाई पड़ रही है क्योंकि वो जब तक आपको सुनाई नहीं पड़ेगी तो आपको ये समझ में कैसे आएगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे कि हैमलेट नाटक में हैमलेट जो कुछ भी बोलता है वो ऑडियंस को तो सुनाई पड़ता है, लेकिन उसके चाचा क्लेडियस को और उसकी माँ को सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रामा में उसकी स्पीच को कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ऑल एक्शंस स्टॉप व्हाइल अ सॉलिलोक्वी इन प्रोग्रेस। अगर कहीं ड्रामा में सॉलिलोक्वी चल रहा होता है, यानी कैरेक्टर बोल रहा होता है अपने मन ही मन में, जो ऑडियंस को बोलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऑडियंस से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस चीज़ को ऐसा समझ लें कि उनको उसकी स्पीच समझ में नहीं आ रही है, वो उसकी स्पीच को सुन नहीं पा रहे हैं। तो सारा का सारा जो एक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि कोई भी उसकी बात को सुन नहीं रहा होता, बस ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ सोच रहा है, ठीक है। लेकिन ऑडियंस को सब पता रहता है कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि ऑडियंस को समझाया जाता है ड्रामाटिस्ट के द्वारा उसके बोलकर। ओके, बिकॉज ऑल द थिंग्स गोज इनटू माइंड ऑफ स्पीकर, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी स्पीकर के माइंड में चल रही होती हैं। नो वन इज आस्क्ड टू लिसन, किसी से भी ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो उस चीज़ को सुने। बट ऑडियंस कैन नो व्हाट इज गोइंग इन हिज माइंड, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि ऑडियंस को तो सुनाया जा रहा है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम मोनोलॉग और सॉलिलोक्वी की कंपैरिजन के बारे में, कि मोनोलॉग भी ऐसा ही है और सॉलिलोक्वी भी इसी तरीके का है। और स्टूडेंट्स के जो माइंड है उनमें मोनोलॉग और सॉलिलोक्वी को लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है, क्योंकि दोनों की जो डेफिनेशन है वो लगभग एक जैसी है। तो चलिए बात कर लेते हैं मोनोलॉग और सॉलिलोक्वी में क्या डिफरेंस है। मोनोलॉग एंड सॉलिलोक्वी बोथ आर सिमिलर। देखिए यहाँ कहा गया है कि मोनोलॉग और सॉलिलोक्वी वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। एज बोथ स्पीचेस प्रेजेंट बाई अ सिंगल पर्सन, क्योंकि दोनों ही स्पीच हैं और दोनों को ही सिंगल पर्सन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, यानी दोनों को ही सिंगल व्यक्ति बोलता है। लेकिन इनके अंदर क्या है, बट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट, उनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है, तो वो अंतर यहाँ पर आप देख लीजिए कि इन मोनोलॉग द स्पीकर रिवील्स हिज थॉट टू द ऑडियंस। जैसा कि मैंने बताया अभी कि मोनोलॉग में स्पीकर के सामने सब कुछ बोलता है वो, बट मोनोलॉग में जो ऑडियंस होते हैं उसके सामने जो स्पीकर होता है वो अपने विचारों को प्रकट कर देता है, बट जो ऑडियंस है वो उस पर प्रतिक्रिया नहीं देती, रिएक्शन नहीं करती, सिर्फ सुनती रहती है। यानी ऑडियंस उसकी बात को सुन सकती है। और टू एनी अदर करेक्टर, या फिर कोई स्टेज में दूसरा करेक्टर होता है वो उसकी बात को सुन सकता है, लेकिन चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं देता। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो है सॉलिलोक्वी। तो सॉलिलोक्वी के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिलोक्वी क्या है, तो सॉलिलोक्वी द स्पीकर एक्सप्रेसेज हिज थॉट। स्पीकर क्या करता है, इसमें जो स्पीकर के थॉट हैं वो एक्सप्रेस तो होते हैं बट हिमसेल्फ, लेकिन वो सिर्फ अपने आप से एक्सप्रेस करता है, किसी और को उसके जो थॉट हैं वो सुनाई नहीं पड़ते हैं।
लेकिन सबको ऐसा अपीयर होता है कि वो कुछ बोल रहा है, लेकिन उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं। एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व्स एनी अदर करेक्टर नेदर ऑडियंस नॉर एनी अदर पर्सन ऑन द स्टेज। और देखिए ये इसमें किसी और को इन्वॉल्व नहीं होने देता, सिर्फ खुद ही बोलता है और खुद ही सुनता है, कोई तीसरा व्यक्ति इसकी बात को न सुनता है और न समझता है। रही बात इसकी कि ऑडियंस को इसकी बात समझ में आती है कि ये क्या सोच रहा है, तो वो ड्रामाटिस्ट की एक टेक्निक है, क्योंकि जब तक ये लोग बोलेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे पड़ेगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आता है हमारा अगला जो टॉपिक है एसाइड। एसाइड के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा कि देखिए साइड का मतलब होता है एक तरफ, क्या होता है एक तरफ, लेकिन असाइड का जो मतलब है वो होता है किनारा। क्या होता है किनारा या किसी चीज़ के छोर पर चला जाना। तो यहाँ पर बात हम इसी असाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो असाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं कोई पब्लिक में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई शादी वगैरह हो रही है और कहीं पर कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बात गलत कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से उठकर चले जाते हैं और कोने में आकर या किसी ऐसी जगह पर आकर जहाँ पर कोई दूसरा ऑडियंस नहीं है, अपनी थोड़ी सी हल्की आवाज़ में, बिल्कुल बेमालूम आवाज़ में बुदबुदाते हैं कि बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, बहुत हीरो बनना है वगैरह वगैरह, इस तरीके से। यानी 10 सेकंड या 15 सेकंड की एक स्पीच हम बोलते हैं जिसको कोई नहीं सुन पाता, सिर्फ हम सुन पाते हैं। तो यही होता है असाइड। असाइड का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का उस जगह से उठकर दूसरी जगह चला जाना और वहाँ पर जाके बुदबुदा कर फिर से लौट के आ जाना, जिसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाए। तो देखिए, When a character moves from the stage to the corner of the stage, जब कोई कैरेक्टर, जब ड्रामा हो रहा होता है, ड्रामा में कोई कैरेक्टर स्टेज से उठकर स्टेज के दूसरी तरफ चला जाए, एंड स्पीक्स, देखिए एंड स्पीक्स टू डाउन द नोबडी अपीयर्स टू लिसन इट, और वहाँ जाके बहुत ही धीमे स्वर में बुदबुदा दे, कुछ भी किसी को गालियाँ दे दे या कुछ भी कह दे, लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़े, और बहुत ही जल्दी में दे दे, यानी 2 सेकंड 3 सेकंड या 5 सेकंड में दे दे। तो यही होता है असाइड। इसकी जो खासियत है वो क्या है कि इट इज़ वेरी शॉर्टर देन सोलिलिकी। दोनों देखने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, ये सोलिलिकी जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इसकी एक खासियत है जो सोलिलिकी से इसको अलग कर देती है। और वो खासियत क्या है कि इट इज़ वेरी शॉर्टर देन सोलिलिकी। ये सोलिलिकी से बहुत छोटा होता है। सोलिलिकी तो बहुत लेंदी होती है, जैसे हेमलेट में जो स्पीच है टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ये कितनी लंबी स्पीच है हेमलेट की। इसी तरीके से असाइड जो होता है वो बहुत छोटा होता है। सोलिलिकी के जो प्ले हैं जैसे हेमलेट है, और सोलिलिकी के लिए जो फेमस प्ले है वो है हेमलेट, जिसमें हेमलेट क्या है सोलिलिकी में बोलता है, मन ही मन में बोलता है। और असाइड के लिए जो फेमस प्ले हैं जिसमें ओथेलो है इसका हीरो, वो थोड़ा सा बुदबुदा देता है जाके साइड में जब उसकी बुराइयां होती हैं। ओके, और एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है आइगो। आइगो क्या है, ओथेलो के बारे में ईर्ष्या रखता है, जेलसी रखता है। तो जेलसी की वजह से वो हमेशा उससे थोड़ा दूर होकर उसके बारे में अपने मुंह में बुराई करता है कि कितना बेकार आदमी है, कितना बेवकूफ़ आदमी है। इस तरीके से 5 सेकंड या 10 सेकंड में उसके बारे में जो कुछ भी उसे बोलना होता है वो बोलकर फिर से वापस आ जाता है, यानी दूर उठकर जाके बोलता है। ऐसे ही एक और ड्रामा है जिसका नाम है मिड समर नाइट ड्रीम। इसमें जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है जॉन बॉटम। ये जो जॉन बॉटम है ये इसमें इस तरीके की स्पीच बोलता है, यानी कि 5-10 सेकंड के लिए दूर उठ के चला जाता है और फिर जिसके बारे में जो बोलना होता है वो बोल के फिर वापस आ जाता है, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुन नहीं पाए और वो अपने मन की भड़ास को भी निकाल लेता है। इसमें एक खास बात यह है कि जो असाइड है वो 5 to 10 सेकंड का हो सकता है, यानी 5 या 10 सेकंड में कोई व्यक्ति अपनी स्पीच को ख़त्म कर देता है, एंड नॉट मोर देन 15 सेकंड। और खींच अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। तो ये है असाइड। आई थिंक आपको असाइड समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जितने भी लोग हैं आपके कॉन्टैक्ट में उन सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये स्टडी मटेरियल उन लोगों के पास भी पहुँच जाए।
और जिन लोगों ने कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है मेरी तरफ से। और कल तो कुछ जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने कर लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब बात करते हैं हम अगले टर्म के बारे में, जिसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो बहुत फेमस टेक्निक है, और ये सबसे ज़्यादा जो जुड़ी है वो जुड़ी है रॉबर्ट ब्राउनिंग से। ध्यान देना, किससे जुड़ी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि विक्टोरियन एज के पोइट हैं। किसके पोइट हैं? विक्टोरियन एज के। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि ये क्या होता है। ए पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। देखिए, जिसका नाम ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लेकिन ये ड्रामा नहीं है। इसका नाम भले ही ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लेकिन ये ड्रामा नहीं है, क्योंकि ये एक पोइट्री है और पोइट्री ड्रामा नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है, जो स्पीच, जिसकी जो लाइनें हैं वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए लिखी गई हैं। पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, जिसको एक स्पीच की फॉर्म में लिखा गया है। ओके, इट कंप्रेसेस इनटू अ सिंगल विविड सीन, नरेटिव सीन ऑफ द स्पीकर्स हिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू हिज कैरेक्टर। और इसमें क्या होता है कि जो इसका कैरेक्टर होता है, जो इसका स्पीकर होता है, वो अपने बारे में जो बोलता है उससे उसके साइकोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में पता पड़ता है कि वो किस तरीके का आदमी है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कब शुरू हुआ था और इसके जो संदर्भ में रेफरेंस में कितनी बुक्स हैं, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें पता नहीं पड़ता कि ये पोएम किस फॉर्म में लिखी गई थी, और क्वेश्चन वही होता है कि इसकी फॉर्म बताइए। तो बहुत सारी पोएम्स रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ एक दो पोएम के नाम जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की जिसका नाम है माई लास्ट डचेस। ओके, माई लास्ट डचेस। इसके बाद में एक और पोएम है इन्हीं की जो बहुत लंबे टाइटल से है, जिसका नाम है द बिशॉप ऑर्डर्स हिज टॉम्ब एट सेंट प्रोक्सी चर्च। और एक और है जिसका नाम है फ्रा लिप्पी। ओके, ये इसका नाम है। तो ये पोएम्स हैं। इसके बाद में मैं इस चीज़ को और बताना चाहूँगा कि जो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसको पूरे तरीके से शुरू किया था, अच्छे तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया था, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि विक्टोरियन एज के सबसे ज़्यादा अच्छे पोएट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे पहले ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो पोएट्री में एग्जिस्ट नहीं करता हो। इससे पहले भी ये चलता था। इट इज़ एक्चुअली मच ओल्डर। मैनी ओल्ड इंग्लिश पोएम्स आर ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसे कि द वांडर। बहुत सी पोएम्स हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में हैं। जैसे एक पोएम का नाम बता देता हूँ मैं, द वांडर। ओके, और एक पोएम और भी है जिसका नाम है द सी फेयरर। FARER। और ये 16th सेंचुरी BC की पोएम्स हैं। ध्यान देना, 16th सेंचुरी BC की। दे आर ऑल साइकोलॉजिकल पोएम, और ये सभी कैसी हैं? साइकोलॉजिकल पोएम हैं। जो मैंने अभी जो पोएम बताई हैं वो सभी कैसी हैं? साइकोलॉजिकल पोएम है। ध्यान देना, साइकोलॉजिकल पोएम्स। तो फ्रेंड्स, ये आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। चाहे आपको अच्छा लगा हो या बेकार लगा हो, कैसा भी लगा हो, लेकिन किसी न किसी तरीके की जो रिएक्शन है वो ज़रूर किया करें। चाहे तो डिसलाइक करें या लाइक करें। कमेंट में ये भी बताएं कि क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या बेकार लगी, जिससे कि आगे की जो वीडियो आएंगी उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके, या आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनका सॉल्यूशन कर सकें। तो चलिए, आज की पोएम में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने हमारा चैनल कल सब्सक्राइब कर लिया था उनके लिए एक बार फिर से धन्यवाद।